गुड आफ्टरनून, मेरा नाम मोहित कुमार है और मैं असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट में यूनाइटेड कॉलेज ऑफ एजुकेशन में। और आज हम बात करेंगे फोटोग्राफी के बारे में। मेरे साथ मेरे कुछ बीजीएमसी सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स हैं जिनका नाम है दीपक कुमार, नितिन सैनी, विभू शर्मा, नौनित और अनिकेत वाशने। और आज हम कुछ बेसिक कंपोजिशंस के बारे में बात करेंगे कि फोटोग्राफी में कंपोजिशन का क्या रोल होता है और वो कितनी इंपॉर्टेंट होती है। सबसे पहले फोटोग्राफी सिर्फ जर्नलिज्म कोर्स तक रिस्ट्रिक्टेड नहीं है, ये कहीं ना कहीं हमें हमारे कोर्स के बाहर भी बेनिफिट देती है। आपको अलग अलग तरह से इसके फायदे मिलते हैं, जैसे कि आप कभी आज के दौर में सबके हाथ में कैमरा पहुंच गया है, कैमरा सभी के पास है और सब कुछ ना कुछ फोटोग्राफ्स क्लिक करते ही रहते हैं, चाहे वो कोई डॉक्यूमेंट हो, चाहे अपनी पोर्ट्रेट्स हो, सेल्फी हो, किसी बर्थडे सेलिब्रेशन को कैप्चर करना हो। तो फोन के आने की वजह से सबको रेगुलरली फोटोग्राफी स्किल्स की जरूरत पड़ती है और इंस्टाग्राम और फेसबुक पे शो ऑफ करने के लिए तो खैर वो काम आता ही आता है। तो कहीं ना कहीं फोटोग्राफी एक अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा बन चुका है हमारी जिंदगी का। और अगर हम ये जाने कि ये फोटोग्राफी हमें कैसे और फायदा कर सकती है, हम कैसे बेटर फोटोग्राफ्स खींच सकते हैं, क्लिक कर सकते हैं, तो ये हमें हमेशा फायदा ही देती है। तो आज हम जानेंगे 20 कॉम्पोजिशन टेक्निक्स के बारे में जो हमारी फोटोग्राफी को उभार सकती हैं। ये एक पेटा पिक्सल का आर्टिकल है जो मेरे को दिखा था और ये मेरे को लगता है कि बहुत ही अच्छा है, जिसने 20 ऐसी कॉम्पोजिशंस को समझाया हुआ है जो हम डेली रूटीन में अपनी फोटोग्राफी में यूज करें तो हमारी फोटोग्राफी उभर के आए और हम कुछ क्रिएटिवली और बेटर तरीके से प्रेजेंट कर पाए। सबसे पहली जो कॉम्पोजिशन है, जो बहुत ही बेसिक कॉम्पोजिशन है, कॉमनली हम इसे रूल ऑफ थर्ड के नाम से जानते हैं या थंब रूल के नाम से जानते हैं। ये रूल बहुत ही ज्यादा सिंपल है अगर किसी को समझ में आए तो, और बहुत कॉमनली यूज होता है। जैसे मैं एक फोटोग्राफ के थ्रू आपको समझाना चाहूंगा। आप इस फोटोग्राफ में, हम नॉर्मली रूल ऑफ थर्ड में क्या करते हैं, एक फ्रेम को 9 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, जैसा कि आप इस फोटोग्राफ में देख पा रहे हैं। सो 2 वर्टिकल लाइंस एंड 2 हॉरिजॉन्टल लाइंस। तो जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स होते हैं इन फोटोग्राफ में, वो इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स पे आपका सब्जेक्ट, जो मेन सब्जेक्ट है, वो होना चाहिए। जैसे कि इस फोटोग्राफ में जो ट्री है वो इस इंटरसेक्टिंग पॉइंट पे है। तो इससे क्या होता है, आपकी फोटोग्राफ्स और बेटर उभर के आती हैं और अच्छे से विजुअली प्लीजिंग लगती हैं। आप कभी भी अगर रूल ऑफ थर्ड इंप्लीमेंट करेंगे तो आपकी नॉर्मल से ज्यादा बेटर लगेगी, क्योंकि कहीं ना कहीं स्पेसिंग भी उसमें सही रहती है और कहीं ना कहीं उसका कंटेंट भी सही रहता है। और जरूरी नहीं है कि लेफ्ट साइड में ही हो या राइट साइड में ही हो। अब जैसे इस फोटोग्राफ में ये लेफ्ट साइड में है, अगर आप इसे राइट साइड में भी रखेंगे, सो इस फोटोग्राफ में ये राइट साइड में अगर आप लेफ्ट इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स पे भी इसे रखेंगे तो भी आपका सब्जेक्ट अच्छा ही दिखेगा, बिकॉज इट इज अ रूल ऑफ थर्ड, जिसे थंब रूल भी कहते हैं। कोई क्वेरी आप लोगों की? नो नो सर। सर, नो सर। इसका हाँ बोलो अनिकेत, कुछ पूछना है? ओके ओके। तो एक और एग्जांपल मैं दे रहा हूँ, जो कि एक चर्च की फोटोग्राफ है पराग में, टाइम्स स्क्वायर की। तो यहाँ भी अगर आप देख पा रहे हो तो जो आपका ये क्या कहते हैं, चर्च है, ये बिल्कुल इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रही है, ताकि ये थोड़ा सा प्लीजिंग आपको एक इफेक्ट दे रही है, एक थोड़ा बेटर इफेक्ट दे रही है, जो शायद अगर ये रूल ऑफ थर्ड में नहीं होती तो शायद उतना अच्छा नहीं लगता। मैं कुछ और एग्जांपल्स आपको दिखाना चाहूंगा रूल ऑफ थर्ड के। रूल ऑफ थर्ड, देखो जैसे कि आप ये फोटोग्राफ्स देख पा रहे हैं गूगल इमेजेस के थ्रू। तो ये फोटोग्राफ्स रूल ऑफ थर्ड में इंप्लीमेंट कर रही हैं। यहाँ पे जो आपका सब्जेक्ट है मेनली इंटरसेक्ट क्या कहते हैं, रूल ऑफ थर्ड पे कर रहा है। आप इस फोटोग्राफ को देख पा रहे हैं या फिर आप इस फोटोग्राफ को देख पा रहे हैं। आई थिंक ये विजिबल नहीं हो पाएगा बिकॉज ऑफ, अब आप शायद देख पा रहे हैं। ठीक है, तो बिल्कुल इंटरसेक्टिंग पॉइंट पे है ये। हाँ बताइए। ऊपर के इंटरसेक्टिंग या नीचे के इंटरसेक्टिंग, दोनों में से किसी पे भी हो सकता है? ये 4 पॉइंट देख रहे हो, 1 यस। 2 3 4, इन चारों में से किसी भी पॉइंट पे हो सकता है। जैसे कि इस फोटोग्राफ में अगर आप देखोगे तो इसमें ऊपर के पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। ठीक है, तो बेसिकली ये डिपेंड करता है कि इन चारों में से किसी भी एक इंटरसेक्टिंग पॉइंट पे होना चाहिए। अगर या एक से ज्यादा पे भी चलेगा, कि जैसे अब इस पे इन दोनों पे ही अगर कोई फोटोग्राफ इन दोनों पे इंटरसेक्ट करती है तो भी इट्स ओके। जैसे इस फोटोग्राफ में अगर आप देखेंगे तो आपको 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता हुआ दिख रहा है, 1 2। ठीक है, एक और एग्जांपल देता हूं मैं।
इस बच्चे को अगर आप देख पा रहे होगे, ये एक सिल आउट फोटोग्राफ इन्होंने क्लिक की है, तो सिल आउट में भी ये स्टूडेंट बच्चा जो है, जो एक इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है और एक ऊपर भी इंटरसेक्ट कर रहा है, तो दोनों पॉइंट पे इंटरसेक्टिंग है, दैट्स फाइन। बट ये है कि आपका इंटरसेक्शन जो आपका मेन सब्जेक्ट है वो इन इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स पे आना चाहिए। ये एक मस्ट है, ये एक जरूरी चीज है। ओके सर। ठीक है। एक और क्या कहते हैं, मैं बात समझा दूं इसी के साथ, कि जैसे ये फोटोग्राफ है, आपने कई बार न्यूज़पेपर में देखा होगा कि न्यूज़पेपर के जो ऊपर मस्ट हेड होता है, मस्ट हेड पे जो कुछ सेलिब्रिटीज की फोटो या कोई भी हेडलाइन के साथ एक फोटोग्राफ होती है। यस ठीक सर। है, तो फोटोग्राफ जो होती है वो हमेशा न्यूज़पेपर के अंदर की तरफ देख रही होती है, वो कभी न्यूज़पेपर के बाहर नहीं देख रही होती। आपने ये देखा होगा, मतलब आपका ऐसा नहीं होता कि आपके लेफ्ट, अगर लेफ्ट में है तो वो लेफ्ट की साइड देख रही हो, वो लेफ्ट में होगी तो वो राइट की साइड देखेगी, ताकि वो लगे कि न्यूज़पेपर की तरफ देख रही है, टुवर्ड्स न्यूज़पेपर। तो वही रूल हम यहाँ फोटोग्राफी में भी फॉलो करते हैं, ऑल्दो इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ रूल ऑफ थर्ड, बट इट्स जनरल अंडरस्टैंडिंग कि जब आप देख रहे हैं, अब ये बच्चा इस जहां स्पेसिंग है उस तरफ देख रहा है, अगर इसको मैं उल्टा घुमा दूंगा तो ये रूल ऑफ थर्ड तो रहेगा, पर ये अपोजिट तरफ देख रहा होगा तो वो स्पेसिंग वाइज सही नहीं लगेगा। जैसे इस फोटोग्राफ की एग्जांपल लेते हैं, अब देखो, अब ये अपने लेफ्ट में देख रहा है, अगर ये अपने राइट में देखेगा रूल ऑफ थर्ड के साथ ही, तो उतना अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि जिस साइड स्पेस है उस साइड वो नहीं देख रहा, वो अपोजिट डायरेक्शन में देख रहा है। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? ओके। तो कहीं ना कहीं वो उतना इफेक्टिव yes. उसी डायरेक्शन में देखे तो ही ज्यादा इफेक्टिव लगता है। अगर कोई सब्जेक्ट है, जैसे इसमें भी देखिए आप, उसकी स्पेसिंग जिस साइड ज्यादा है, जहाँ पे 2/3 स्पेसिंग है उसी डायरेक्शन में देख रहा है, अपोजिट पे नहीं देख रहा है। अपोजिंग में देखेगा तो वो उतना अच्छा नहीं लगेगा, वो कहीं ना कहीं एरर जैसा फील होगा। मतलब ऐसा नहीं है कि सर एक ऐसा हो डाउट है, नहीं सकता। जैसे सर ऐसे तो एक, हाँ, पूछो पूछो नवनीत। सर जैसे एक मिरर इफेक्ट भी होता है, तो आप वो बता, वो सेम ही चीज है जो आप बता रहे हो अभी? मिरर इफेक्ट जो होता है ना, मिरर इफेक्ट के साथ कोई ऐसी देखो, मिरर इफेक्ट जो है वो तो आपका एक जनरल इफेक्ट आजकल क्रिएट हो गया है। मिरर इफेक्ट आपका कोई फोटोग्राफी ग्रामर नहीं है, और आजकल फोन में इस तरह के कई फीचर्स हैं जिससे आप चीजें क्रिएट कर देते हो। अब जैसे तो आपने एक जनरल फोटोग्राफ क्लिक की, उसे आपने क्रॉप कर दिया, तो रूल ऑफ थर्ड में आ जाएगी कहीं ना कहीं। लेकिन ये है कि क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं रहेगी, बिकॉज जब आप उसे क्रॉप कर रहे हो तो उसकी क्वालिटी कहीं ना कहीं लूज हो रही है। समझे? तो अब इसे अगर आपने मिरर इफेक्ट कर दिया होता ना, अगर मिरर इफेक्ट से आप इसे घुमा दोगे तो ये फोटो अच्छी नहीं लगेगी, क्योंकि उसका जो डायरेक्शन है, देखने की डायरेक्शन है, वो चेंज हो जाएगी। और मिरर इफेक्ट का एक ड्रॉबैक ये भी होता है कि जैसे आपने कभी देखा होगा ना कि एम्बुलेंस को जब आप उल्टा लिखते हैं पीछे, तो वो एम्बुलेंस क्लियर दिखता है जब Yes, शीशे sir. से देखते हैं। तो मिरर इफेक्ट की एक लिमिटेशन होती है कि जब भी कभी भी आप देखते हो ना, तो आपका हाथ की डायमेंशन या कुछ वो बहुत अपोजिट सा हो जाता है टाइम्स, तो हर जगह मिरर इफेक्ट अच्छा नहीं लगता है आपका, क्योंकि राइट हैंड लेफ्ट बन रहा है और लेफ्ट हैंड राइट बन रहा है। आपके फेस के पोस्चर्स के साथ भी ये दिक्कत आ रही है, तो मिरर इफेक्ट उतना इफेक्टिव नहीं होता। और मिरर इफेक्ट कभी भी फोटोग्राफी की ग्रामर में नहीं आता है, वो तो एक ये है कि कुछ फंक्शनैलिटी दे दी गई है कि मस्ती करने के लिए या कुछ एंजॉय करने के लिए आपके आजकल के फोन में या बेसिक डिवाइसेस में, ताकि अच्छे से आप यूज कर पाए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रूल ऑफ थर्ड के बाद सेकंड है हमारा सेंट्रल पोजीशन एंड सिमेट्री। सेंट्रल पोजीशन सिमेट्री बहुत ही सिंपल है कि एक फोटोग्राफ में एक सिमेट्री होनी चाहिए, तो फोटोग्राफ एकदम इक्वल दिखनी चाहिए। मतलब जैसे आप इस फोटोग्राफ को देख पा रहे हैं, ये दो पार्ट में इक्वली डिवाइडेड है। आप इसे लेफ्ट से देखो या राइट से देखो, आप इसे मिरर कर दो, ये बिल्कुल इक्वल रहेगी, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा, है ना? ऑल्दो ये आपकी एक और चीज है कि जो कॉम्पोजिशंस में ना, कई जगह कॉम्पोजिशन एक से ज्यादा भी लगती है और कई कॉम्पोजिशन एक दूसरे को अपोज भी कर रही होती है। अब आप जनरली देखें कि अगर आप सिमेट्री बना रहे हैं तो उसके साथ आप रूल ऑफ थर्ड नहीं लगा सकते, क्योंकि अगर आप सिमेट्री कर रहे हैं तो आपके मिडल में एक चीज आ रही है, और रूल ऑफ थर्ड में आपके 2/3 पोर्शन पे या 1/3 पोर्शन पे एक चीज आ रही है फ्रेम में। तो फ्रेम तो आप लोग समझते होंगे, फ्रेम का मतलब कि जो भी चीजें हम अपने स्क्रीन पे कैप्चर कर रहे हैं, जो भी चीजें हमारे कंटेंट के अंदर आ रही हैं, फोटोग्राफ के अंदर आ रही है, दैट्स आवर फ्रेम। ठीक है? यस सर। तो इसमें अगर आप देख पा रहे हो कि इक्वल है, ये लेफ्ट से भी वैसा ही दिख रहा है, राइट से भी वैसा ही दिख रहा है, सब स्विच कर दें एक जैसा ही रहेगा, तो सिमेट्री मींस कि आपकी एक सिमेट्री बनी हुई है। और हमेशा जब कोई रिपीटेटिव चीज आती है ना, तो आपको ज्यादा अच्छी लगती है, आपको वो देखने में ज्यादा प्लीजिंग लगती है। ठीक? यस एक और एग्जांपल मैं देता हूँ सिमेट्री का। अब ये सिमेट्री जो है ये काफी नेचुरल है। ये सिमेट्री बनी है लेक के थ्रू, मतलब एक पानी है, पानी के साथ एक क्या कहते हैं पेड़ खड़ा हुआ है उसमें, और आप उसको बिल्कुल उसकी रिफ्लेक्शन देख पा रहे हैं जो एकदम इक्वल है। फ्रेम को इक्वली प्लेस किया है ताकि जितना वो ऊपर से आ रहा है उतना ही वो पानी के अंदर आए। तो ये सिमेट्री
लेफ्ट और राइट की नहीं, अप एंड डाउन की है। समझ पा रहे हैं आप? देख, ठीक है, ये भी सिमेट्री है, क्योंकि जो ऊपर है वही डिट्टो नीचे है, जो फ्रेम आपका ऊपर है वही तुम्हें नीचे दिख रहा है। मिरर के थ्रू भी सिमेट्री इमेजेस कई बार बनाई जाती है, बहुत इंटरेस्टिंगली। मिरर इफेक्ट नहीं, रियल मिरर। सर एक बार ये सिमेट्री वाला एक्सप्लेन कर दो सर, ये मिरर इफेक्ट जो आप समझा रहे थे, ये जो ये पेड़ वाला समझा रहे, एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दो। देखो, इस फोटोग्राफ को अगर आप देख पा रहे हो तो आपका जो ये पेड़ है ये दो हिस्सों में आपका ये एक ना, ये फ्रेम जो आपकी सीनरी है ये ऊपर वाली है, जो लाइन के ऊपर है, ठीक है, जिसमें एक पेड़ खड़ा हुआ है बीच में, और क्या कहते हैं सर दिख रही है, सर दिख रही है। पैरेलली क्या कहते हैं, आपका 50% जो फ्रेम है वो पानी के अंदर है, और पानी के अंदर उसकी रिफ्लेक्शन बन रही है। अब आपने जब इसे फ्रेम क्रिएट किया तो फ्रेम क्रिएट करते हुए ये ध्यान रखा कि जितना मैं क्या कहते हैं फ्रेम मैं पानी के ऊपर ले रहा हूँ उतना ही मैं नीचे ले रहा हूँ, ठीक है, ताकि वो बिल्कुल इक्वल इफेक्ट दे सके। अगर मैं इसे फ्रेम बनाते टाइम यहाँ पे फ्रेम खत्म कर देता पानी का और ऊपर से ज्यादा स्पेस दे देता तो ये सिमेट्री नहीं बनती, क्योंकि यहाँ से ऊपर स्पेस ज्यादा हो जाता और यहाँ पे स्पेस कम हो जाता। गॉट माई पॉइंट? यस सर, यस सर, यस सर। तो सिमेट्री में आपको चीजों को इक्वल रखना होता है, क्योंकि इक्वल अगर आप नहीं रखेंगे तो उतना अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है? यस सर, जी सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। सिमेट्री काफी सिंपल है। फोरग्राउंड, इंटरेस्ट एंड डेप्थ, ये बहुत ही ज्यादा ऑर्डर बहुत कॉमनली यूज नहीं होता, कि बेसिकली आप थोड़ा सा 3D से इम्पैक्ट करने की कोशिश करते हैं, एक चीज पे फोकस ज्यादा करने की कोशिश करते हैं, दूसरे पे फोकस कम करने की कोशिश करते हैं। इतना इफेक्टफुल नहीं है और आजकल इतना ज्यादा यूज में नहीं है, तो इसे हम अभी स्किप कर रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है? फ्रेम विद इन फ्रेम, बहुत कॉमन और बहुत ही अच्छी टेक्निक। आप पूरे फ्रेम को देख पा रहे हैं अपनी फोटोग्राफ में? मैं थोड़ा जूम आउट कर देता हूँ, यस सर, यस सर, ठीक है? आप तो फ्रेम विद इन फ्रेम हम क्या करते हैं कि फ्रेम के अंदर से दूसरे फ्रेम को कैप्चर करते हैं, ठीक है? अब जैसे इस फोटोग्राफ में आप देख रहे हो कि एक झरोका है, एक दरवाजा है, और उसके अंदर से आप किसी चीज को कैप्चर कर रहे हो। और कई ऐसे फ्रेम्स भी होते हैं कि दरवाजे के अंदर के दरवाजे के अंदर से दरवाजे के अंदर कई झरोके होते हैं और उसके अंदर से आप फोटो कैप्चर कर रहे होते हैं। तो आपका जो फ्रेम है वो फ्रेम के अंदर फ्रेम बने, ये हमारी इसमें कोशिश होती है। तो ये बहुत अच्छा एक क्या कहते हैं इफेक्ट है, बहुत अच्छा एक वो है, और ये आप अपने फोन से या अपने डेली रूटीन में कुछ अच्छी पोर्ट्रेट्स क्लिक करते हुए वैसे यूज कर सकते हैं। बहुत ही ज्यादा अच्छा रिजल्ट देता है फ्रेम विद इन फ्रेम, ठीक है? तो ये अच्छा, एक चीज और, आप जैसे ये जो फ्रेम है ये मैन मेड फ्रेम है, ये जो है ये किसी ने बिल्डिंग बनाई है जिसका आपने जिसके अंदर से आपने क्लिक की है। कुछ फ्रेम्स नेचुरल फ्रेम्स भी होते हैं, जैसे को सेकंड फोटोग्राफ में दिखाता हूँ। जैसे आप इस फोटोग्राफ को देखिए, अब इसमें ये पेड़ की जो टहनी है, ये सेकंड फ्रेम जो है ये टहनी से बना हुआ है, देख पा रहे हैं आप लोग? यस सर, फोरग्राउंड। और उसके अंदर क्या कहते हैं सिमेट्री भी तो आएगी सर इसमें। तो आपके एक से ज्यादा कंपोजिशन रूल्स लग सकते हैं एक फोटोग्राफ पे। कई ऐसी फोटोग्राफ होती है इसमें 4-4 5-5 कंपोजिशन रूल्स लग रहे हैं, ठीक है? ओके सर, ओके सर, समझ में आ गया? फ्रेम के अंदर से बनाया हुआ फ्रेम, मतलब ऐसा फ्रेम जिसके अंदर एक लोगों भी आ रहा हो, और उसके अब जैसे इसमें ये पेड़ एक फ्रेम है और पेड़ के बाहर अंदर एक और फ्रेम है, तो ये थोड़ा एक प्लीजिंग सा अच्छा सा कंटेंट आपको लगता है, आपकी फोटोग्राफ ज्यादा क्रिएटिव लगती है, ज्यादा अच्छी लगती है, ठीक? यस सर। इसके बाद आते हैं हम लीडिंग लाइंस पे, ठीक है? लीडिंग लाइंस का मतलब पाथ, मतलब एक रास्ता। आप क्या कहते हैं लीडिंग लाइंस का मैं एग्जांपल आपको इस तरह से देता हूँ कि कोई भी जगह जहां से रास्ता जा रहा हो। अब इस फोटोग्राफ में अगर आप देखते हो ये जो व्हाइट लाइन जो है ये लीडिंग लाइन को एक्सप्लेन कर रही है, बिल्कुल सर, है ना? तो अब ये एक पाथ है, मतलब लीडिंग लाइंस मतलब पाथ, जिसमें आपको एक पाथ दिखे, आपको एक रास्ता दिखे कहीं भी जाता हुआ, किसी डायरेक्शन में जाता हुआ, आप अलग से डिफाइन कर सकें कि इसमें एक रास्ता जा रहा है। तो ऐसी फोटोग्राफ्स भी बहुत अच्छी और इम्पैक्टफुल लगती है। अब जैसे इसमें तो आपको समझ में आ ही रहा होगा, मैं एक और एग्जांपल देता हूँ इसी का। इस फोटोग्राफ को देखिए, अब इसमें रास्ता जो है वो सीधा नहीं है, टेढ़ा जा रहा है, बट लीडिंग लाइंस है, क्योंकि रास्ता हमें मैटर ये नहीं करता कि किस डायरेक्शन में जा रहा है, बात ये कि रास्ता जाना चाहिए। आपको अलग से फोटोग्राफ के अंदर एक रास्ता दिखता है, दैट इज लीडिंग लाइंस कंपोजिशन, ठीक है? हाँ सर, बोलो। इसमें तो सर वो भी आ सकता है, रूल ऑफ थर्ड भी इसमें आ सकता है, यानी जो फोटोग्राफ दिखा रहे हैं। मैंने आपसे कहा ना, आपकी एक फोटोग्राफ में एक से ज्यादा रूल्स भी लग सकते हैं, और कई रूल्स, कई कंपोजिशंस एक दूसरे की कॉन्ट्राडिक्टरी भी हैं। मतलब एक चीज आपको कह रही है कि आप इस तरफ जाइए और दूसरी तरफ बिल्कुल अपोजिट कह रही है कि इस तरफ नहीं जाइए। ऐसी कई कंपोजिशंस भी हैं जो एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट करती हैं। तो यू हैव टू चूज कि कौन सी आपको चूज करनी है जब आप फोटोग्राफ क्लिक करें, किस चीज का आपको ध्यान रखना है और किसका नहीं रखना, ठीक है? ओके सर। तो लीडिंग लाइंस में कोई कंफ्यूजन? नो सर, नो सर, नो सर। अब आइए
अब आइए थोड़ी सी टफ, डायगोनल्स एंड ट्रायंगल्स। अब आप अपनी फोटोग्राफ में ना इतने सारे डायगोनल्स एंड ट्रायंगल्स, आप ज्यादा से ज्यादा ट्रायंगल्स क्रिएट करने की कोशिश करते हैं कि आपकी फोटोग्राफ में बहुत सारे ट्रायंगल्स बने। अब जैसे आप इस फोटोग्राफ को देख पा रहे हो, एक ट्रायंगल्स ये बना, एक ट्रायंगल ये बना, एक ट्रायंगल आपका ये बन रहा है, एक ट्रायंगल ये बन रहा है, ऐसे बहुत सारे ट्रायंगल्स है। तो ऐसी फोटोग्राफ जो होती है वो भी एक प्लीजिंग सा और अच्छा सा इफेक्ट क्रिएट करती है, उसको भी आपको जो आउटपुट आता है वो बहुत इंटरेस्टिंग आता है। और नॉर्मली इस तरह की फोटोग्राफ्स के लिए आपको थोड़ी सी ऐसी फ्रेम क्लिक करना होता है जहाँ पे आपकी हाइट थोड़ी कम हो और जो आपके आगे पाथ है, जो रास्ता है, उसकी हाइट थोड़ी सी ज्यादा हो, तो वो ज्यादा अच्छा रहता है, ज्यादा इफेक्टिव रहता है। मैं दिखाना चाहूंगा कुछ एक और एग्जांपल इसी का। जैसे आप इस फोटोग्राफ को देख पा रहे हैं, तो इसमें भी आपके 4 ट्रायंगल्स बन रहे हैं, तो आपने इसे नीचे की हाइट से फोटोग्राफ को क्लिक किया है। नॉर्मली बच्चों को सबसे ज्यादा मुश्किल इसी में आती है, डायगोनल्स एंड ट्रायंगल्स में, क्योंकि वो आसपास ऑब्जर्व नहीं कर पाते कि कहाँ ट्रायंगल्स बन रहे हैं। बट अगर आप ध्यान से देखोगे तो आप अपने घर में भी जहाँ बैठे होंगे वहां भी बहुत सारे ट्रायंगल्स आप एक फ्रेम में बना सकते हैं। बट ये आपको सोचना पड़ता है कि कहाँ ट्रायंगल्स बन रहे हैं, आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है। अब इस फोटोग्राफ में अगर आप देखोगे तो आपका एक ट्रायंगल ये बन रहा है, एक ये बन रहा है, एक ये बन रहा है और एक ये नीचे बन रहा है। और ये फोटोग्राफ भी थोड़ी नीचे हाइट से ली गई है ताकि वो ऊपर की बिल्डिंग भी आ गई है और ये बगल वाली दीवार भी आ गई है। ठीक है, कोई कंफ्यूजन? सर इसमें ऐसा तो नहीं है कि इतने ट्रायंगल बनने कंपलसरी है, ऐसा कुछ? नहीं, कोई कंपल्शन नहीं होता, लेकिन हाँ ये है कि आपके 2-3 ट्रायंगल्स तो मिनिमम हो ताकि वो उस कंपोजिशन में आ पाए। ठीक है ना सर? ऐसा भी होता है कि पॉइंट जैसे ट्रायंगल्स का एक जगह पे मिल रहा है कुछ? नहीं, ये जरूरी नहीं है। एक जगह पे मिलना जरूरी नहीं है, कई बार ऐसा भी होता है एक जगह पर नहीं मिल रहा होता, लेकिन कंटेंट फिर भी हमारा क्या कहते हैं ट्रायंगल्स बन रहा होता है। ये दोनों एग्जांपल में एक जगह पे मिल रहे थे, बट हमेशा ये जरूरी नहीं है कि एक जगह पे ही मिले। ठीक है, ओके सर। नेक्स्ट स्टेप, पैटर्न एंड टेक्सचर्स। यस सर। पैटर्न एंड टेक्सचर्स में क्या होता है कि आपने अब जैसे इस फोटोग्राफ में ये जो नीचे बन रहा है, क्या कहते हैं, आप नीचे देख पा रहे हैं, ये जो क्या कहते हैं लाइनें हैं, ये पैटर्न है। पैटर्न मतलब रिपीटिशन ऑफ एनीथिंग, कोई भी चीज जो बहुत ज्यादा रेगुलरली रिपीट हो रही हो, दैट्स पैटर्न। ठीक है, तो इस फोटोग्राफ में पैटर्न इस तरह का था कि ये जो आपका ग्राउंड में टेक्सचर्स है, ये जो जमीन है जिसपे टाइल्स लगी हुई है, ये रिपीटेटिव है। टाइल्स नॉर्मली जहां भी टाइल्स लगी होती हैं रिपीटिशन होता ही है, बट जितना अच्छा टेक्सचर आप देख पाते हैं, ऑब्जर्व कर पाते हैं, उन्हें फ्रेम में लाना उतना टफ होता है। क्योंकि अगर आप सिंपली अगर इस फोटोग्राफ में ये बिल्डिंग नहीं होती या ये मकबरा नहीं होता तो शायद उतना अच्छा इफेक्ट नहीं आ रहा होता, सिर्फ ये पैटर्न होते तो, है ना। तो आपको थोड़ा आसपास के फ्रेम का भी ध्यान रखना पड़ता है कि वो भी इंटरेस्टिंगली दिखे। ठीक है, एक और एग्जांपल देता हूँ मैं इसी के साथ। ये देखिए, ये एक और फोटोग्राफ है, इसमें जो आपका पैटर्न है, पैटर्न तो ये नीचे की पार्ट है, लेकिन अगर इस पार्ट को मैं अलग से सिर्फ क्लिक करूं तो वो इतना अच्छा नहीं रहेगा। लेकिन अगर उसके साथ ये जो आप बाकी बैकग्राउंड देख पा रहे हैं कि एक गुफा सी है, एक बंदा जा रहा है, बैकग्राउंड में कुछ मार्केट्स वगैरह हैं, तो उसके साथ वो बहुत इंपैक्टफुल लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितने अच्छे से प्रेजेंट कर पाते हैं या कितने अच्छे से यूज कर पाते हैं। ठीक है, यस सर। आगे बढ़ते हैं। डाउट है सर। बोलो सर एक डाउट है सर, जैसे बोलो, जो आपने ये टेक्सचर और पैटर्न, सर जैसे आपने टेक्सचर और पैटर्न वाली ये इमेजेस दिखाई हैं, ये ब्लैक एंड व्हाइट में ही है तो नहीं, ये कलर्ड भी हो सकता है, कलर्ड भी हो सकता है। ये एग्जांपल इन्होंने ब्लैक एंड व्हाइट लिया हुआ है। एक मिनट रुक जाओ, मैं थोड़ा इसमें एग्जांपल चाहिए और ये सर मतलब थोड़ा सा वो अगर, क्योंकि ब्लैक एंड व्हाइट में ही है मोस्टली, तभी इफेक्टिव लग रही है। चलिए रुक जाइए, मैं थोड़ा सा आपको दिखाता हूँ। तो ब्लैक एंड व्हाइट में ऑब्वियसली पैटर्न थोड़े से इफेक्टिव लगते हैं। मैं एक मिनट दीजिए, मैं आपको कुछ और एग्जांपल्स दिखाता हूँ इसमें। पैटर्न एंड टेक्सचर, अब देखो, अब एक सिंपल सी ये फोटोग्राफ है जो एक मंजी की फोटोग्राफ है। मंजी समझते हैं ना आप लोग? यस सर। यस सर। यस। अब इसमें इतनी रिपीटिशन है तो एक अलग सा पैटर्न इम्पैक्ट बन रहा है। या फिर ये दीवार है, बहुत कॉमनली ये आपके घर के आसपास भी होगी, आपने जरूर देखी होगी। पर ये एक क्रिएटिव तरीके से देखोगे तो ये बहुत इंटरेस्टिंग लगता है। या फिर ये पत्थर है, पेबल्स, छोटे छोटे।
या फिर ये सैंड है, सैंड, रेगिस्तान। ठीक है। बहुत बहुत कॉमन सी चीजें हैं हमारे आसपास जो हम नॉर्मली इग्नोर कर देते हैं, बट बहुत इंटरेस्टिंग सा एक एलिमेंट या बहुत टेक्सचर वो देती है। नॉर्मली वैसे जो आपके अच्छे अच्छे लैंडस्केप्स होते हैं या अच्छे आपके क्या कहते हैं लैंडस्केप्स होते हैं या फिर बहुत अच्छे आपके क्या बोलते हैं बिल्डिंगें होती हैं, जो पुरानी आपकी इमारतें होती हैं, जो मुगल आजम कह रहा हूँ, जो आपके पुराने अंग्रेजों के जमाने के मुगल्स के टाइम की जो बनी हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स, उनको अगर आप देखोगे तो वो नॉर्मली अच्छा टेक्सचर और अच्छा एक रिपीटेशन उनके पे होता है और वो बहुत ही अच्छा इम्पैक्ट करते हैं। अगर आप पुरानी इमेजेस निकाल के देखेंगे या पुरानी किसी भी बिल्डिंग को जाके देखेंगे, अपने ही क्लिक की हुई फोटोज को देखेंगे, तो आप जानोगे कि आपने कुछ बहुत ही अच्छे पैटर्न्स क्लिक किए होंगे, लेकिन आपको रियलाइज ही नहीं होगा। अभी देखो सिंपली टायर्स का एक इन्होंने पैटर्न क्रिएट किया हुआ है। अल्टीमेटली इस फोटोग्राफ में सिर्फ टायर्स हैं, इस फोटोग्राफ पे भी टायर्स हैं, लेकिन ये है कि वो बहुत ही ज्यादा अच्छी लग रही है। ये टाइल्स हैं आपकी जो लगी हुई हैं घर के ऊपर, ठीक है, या फिर ये फूल हैं ब्लू कलर के, ठीक है। यस सर। चलिए आगे बढ़ते हैं, वापस क्या कहते हैं अपनी प्रेजेंटेशन पे आते हैं। तो इसके बाद क्या कहते हैं पैटर्न एंड टेक्सचर में आई थिंक आपको कंफ्यूजन नहीं होगी। रूल ऑफ ऑर्ड्स, रूल ऑफ ऑर्ड्स बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग सा रूल है, इसके बारे में आप लोग जानते होंगे लेकिन कभी सोचा नहीं होगा। रूल ऑफ ऑर्ड ये कहता है कि आपकी फ्रेम में जितने भी ऑड नंबर के लोग होंगे ना, उतनी फोटोग्राफ अच्छी लगेगी। मतलब ये कि अगर एक फोटोग्राफ में 1, 3, 5, 7, 9 लोग होते हैं एक फ्रेम में, तो वो ज्यादा इम्पैक्ट अच्छा करते हैं। हाँ, और अगर वही लोग 2, 4, 6 होते हैं तो उतना इम्पैक्ट नहीं छोड़ते। जैसे कि आप इस फ्रेम को देख पा रहे हो, इस फ्रेम में 3 लोग हैं, अगर मैं इन 3 में से एक बंदे को भी गायब कर दूं तो ये फोटोग्राफ उतनी अच्छी नहीं लगेगी, क्योंकि अगर मैं इसको गायब करता हूं तो बीच में 2 लोग एक साथ हो जाएंगे तो भी अच्छा नहीं लगेगा। अगर मैं इसको गायब करता हूं 2 नंबर को तो भी उतना अच्छा नहीं लगेगा, और अगर क्या कहते हैं सिर्फ 1 और 3 को छोड़ देता हूं तब भी अच्छा नहीं लगेगा। आप मतलब एक एज होता है एक, अगर आप ऑड नंबर में लोगों को रख रहे हो तो आपकी फोटोग्राफ ज्यादा अच्छी लगती है। मैं एक फोटोग्राफ से इस चीज को प्रूव करना चाहूंगा कि आप इस फोटोग्राफ में देखिए 2 लोग हैं, तो ये उतना प्लीजिंग नहीं दे रहा, लेकिन इमेजिन कीजिए इन 2 के बीच में एक बंदा और बैठा हो, तो ये फोटोग्राफ थोड़ी सी भरी भरी सी लगेगी, थोड़ी सी ऐसी थोड़ा ज्यादा प्लीजिंग लगेगी, आपको थोड़ी बेटर लगेगी, है ना। तो रूल ऑफ ऑड ये कहता है कि आपके फोटो फ्रेम में हमेशा ऑड नंबर के लोग होने चाहिए, जो आपका सब्जेक्ट है वो ऑड नंबर में होना चाहिए, 1 के, 3 के, 5, 7 इस तरह से होना चाहिए, ना कि 2, 4, 6, 8। ठीक है, बहुत ही सिंपल। कोई कंफ्यूजन? नो सर। सर ऐसा वीडियो में भी होता है क्या, मतलब? हाँ, देखिए कंपोजिशन के जो रूल्स है ना वो कहीं ना कहीं वीडियो में भी सेम है, क्योंकि वीडियो में भी आप कुछ ना कुछ कंपोज ही कर रहे हैं। बट दिक्कत ये है कि फोटोग्राफी के साथ ये चीज है कि फोटोग्राफी आप सीधा देख रहे हैं और एक फ्रेम में खत्म हो गई, और वीडियो में वो चीज कंटिन्यूएशन में चलती है, वो वीडियो में वो चीज खाली देखते खत्म नहीं होती। ठीक है, यस सर। नेक्स्ट है आपका फिल द फ्रेम। फिल द फ्रेम ये कहता है कि आपका फ्रेम ना पूरी तरह से भरा हुआ होना चाहिए, उस पर कोई ज्यादा स्पेस नहीं छूटना चाहिए। अगर आपका फ्रेम बहुत ज्यादा भरा हुआ होता है तो वो ज्यादा इंपैक्ट देता है। जैसे अब आप इस शेर की फोटोग्राफ को देख पा रहे हैं, तो ये शेर अगर हम थोड़ा डिस्टेंस से लेंगे उतना अच्छा नहीं लगेगा, बट बिकॉज उसने कोई स्पेस नहीं छोड़ा अपने फ्रेम के अंदर तो ज्यादा अच्छा लग रहा है। या फिर ये चर्च की फोटोग्राफ है, चर्च में भी अगर हमने थोड़ा सा स्पेस ही छोड़ा है, बहुत मिनिमल था, बिकॉज वो डिटेलिंग को कैप्चर करने के लिए जरूरी था। अदरवाइज अगर ये हम दूर से लेंगे तो उतना अच्छा नहीं लगेगा। तो फिल द फ्रेम एक ऐसी कंपोजिशन है जो ये कहती है कि आपको अपनी फ्रेम के अंदर बिल्कुल भी स्पेस नहीं छोड़ना है, आपको अपना मैक्सिमम क्या कहते हैं फ्रेम जो है वो कैप्चर करना है। ठीक है, ठीक है सर। जी सर। आगे बढ़ते हैं। फिल द फ्रेम के बाद आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है लीव नेगेटिव स्पेस। लीव नेगेटिव स्पेस ये कहता है कि आपको अपनी अपोजिट डायरेक्शन में स्पेस छोड़ना है, जो मैंने आपको रूल ऑफ थर्ड के साथ समझाया था। अब इस फोटोग्राफ में आप देख पा रहे हैं कि ये रूल ऑफ थर्ड, इस फोटोग्राफ में रूल ऑफ थर्ड इंप्लीमेंट हो रहा है ना। यस। तो रूल ऑफ थर्ड में अगर आप देख रहे होंगे तो यहाँ पे आपने क्या कहते हैं इसके फोटोग्राफ के एक साइड आपका स्पेस बहुत ओपन है, जिस साइड स्पेस ओपन है आपको उसी डायरेक्शन में देखना है, आपको स्पेसिंग बहुत सोच समझ के छोड़नी होती है। अगर मैं इस फोटोग्राफ को उल्टा घुमा दूं, ये शिवजी जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में देख रहे हो और तब मैंने ये स्पेस छोड़ा हुआ हो तो उतना अच्छा नहीं लगेगा। यस सर। ठीक है, तो बहुत कॉमन सी चीज है कि आपको स्पेसिंग बहुत सोच समझ के देनी होती है। ठीक है, आप हम बहुत कॉमन अपनी
लैंग्वेज में या अपने कॉमन कंटेंट में इस चीज को यूज भी करते हैं, बिकॉज हम अपनी समझ से भी ये देखने की कोशिश करते हैं कि स्पेस उसी डायरेक्शन में छोड़ें, बट जितना हम इसे इम्पैक्टफुली अपनी फोटोग्राफी में उतारते हैं उतनी हमारी फोटोग्राफी उभर के आती है, हमारी फोटोग्राफ्स उभर के आती है। ठीक है, कोई इससे रिलेटेड कंफ्यूजन? नो सर। चलिए ठीक है, ये आपकी थी पहली जो 10 सबसे बेसिक क्या कहते हैं आपकी फोटोग्राफी कंपोजिशंस थी, हमने अभी आज उन पर डिस्कस किया है। नेक्स्ट क्लास में हम आगे की 10 क्या कहते हैं जो कंपोजिशंस है उस पर डिस्कशन करेंगे, और आपको और बेटर तरीके से मैंने एक्सप्लेन करूंगा बाकी कंपोजिशंस को भी, और एक 21वीं कंपोजिशन भी है वो मैं आपको अलग से एडिशनली एक्सप्लेन करूंगा, बिकॉज वो इन 20 में नहीं है और वो भी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग इम्पैक्ट आपकी फोटोग्राफ्स में छोड़ती है। ठीक है, तो आज के लिए अभी नहीं, यस सर, गुड बाय, आपसे दोबारा मुलाकात होगी मेरी नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, नेक्स्ट क्लास थैंक यू सर, अगले संडे। थैंक यू सर।